दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल आइसोलॉजी में। जैसा कि हमने कहा था कि हम शुरू करेंगे यूपीएससी का और बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस हम इसमें कवर करेंगे। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस मान लीजिए, इन सब के लिए जीएस आपका पूरा तैयार कराएंगे, प्री कम मेंस दोनों। हम कैसे पढ़ेंगे? हम किसी टॉपिक को शुरू करेंगे तो पहले फैक्ट लिख लेंगे। पहले हम फैक्ट्स पर बात करेंगे तो प्री हो जाएगा, फिर हम मेंस लिखाएंगे। मेंस का मतलब यही होता है कि हम उसके बारे में समझदारी बनाएंगे कि कैसी क्या समझ है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी, इसको आप हमने कहा था हमने इतिहास से शुरू करेंगे। हम इतिहास से सारी बातें शुरू कर रहे हैं और इतिहास को हम लेकर आगे चलेंगे और इसको हम देखेंगे। इतिहास, भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 चरणों में हम बांटेंगे। पहला चरण क्या होगा? पहला चरण ये होगा प्राचीन, दूसरा चरण होगा मध्यकालीन, और तीसरा चरण होगा आधुनिक। ये 3 इतिहास हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय इतिहास को देखेंगे। भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास हम इस तरह से बांट लेंगे। तो जब हम इसको पढ़ने के क्रम में चलेंगे तो इसका कालखंड आप मान लीजिए 5 लाख बीसी से 1150 एडी तक, या 1200 एडी मान लीजिए, जो भी 1100 या 1200 एडी हम मान सकते हैं। मान लीजिए कि इसको 1200 एडी कर लीजिए। 1200 एडी तक हम इसको पढ़ाएंगे। 1200 एडी से हम पढ़ेंगे 1750 एडी तक। 1750 मतलब 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है। 49 वर्ष तक उसने शासन किया था। उसके बाद बहुत सारे आते हैं जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद मुग़ल सल्तनत पूरी तरह से टूट जाती है और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत मजबूत हो जाती है और प्लासी का युद्ध हो जाता है 1757 में। उसके बाद कंपनी मजबूत होती चली जाती है, बक्सर का, प्लासी का, इस तरह से। उसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास 1750 एडी से 1947 एडी तक। ये हमारा कालखंड होगा। इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, प्राचीन इतिहास में। सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले पाषाण काल है, लेकिन पाषाण काल को हम इतना ध्यान नहीं देंगे, उसको आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, वो बस एक समझ के लिए होता है कि आग का आविष्कार, पहियों का आविष्कार कैसे हुआ था, उसको आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, ये हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पढ़ने के चरण में सबसे पहली बात ये आती है कि इसका नामकरण कैसे हुआ। नामकरण कैसे हुआ, तो हम हेडिंग आप डालेंगे नामकरण। किसी भी सभ्यता का जब उदय होता है तो जहाँ पर उस सभ्यता की खोज होती है और जिस स्थल पर सबसे पहले खोज होती है उस सभ्यता का नाम उसी स्थल पर रख दिया जाता है। ये नामकरण होती है। तो आप लिखेंगे कि इतिहासकारों का या पुरातत्वविदों में यह परंपरा है कि जिस सभ्यता की खोज पुरातत्वविदों में यह परंपरा है कि जिस सभ्यता की खोज जिस क्षेत्र में होती है या जिस स्थल में होती है उस सभ्यता का नामकरण या नाम
उसी स्थल के नाम से रखा जाता है। तो ये नामकरण हो गया। हम आपको उतनी ही चीज़ें कराएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपकी पूरी समझ क्रिएट करेंगे। आप शुरू में इसलिए नहीं स्किप कर दीजिएगा कि आपको लगे कि बहुत फैक्चुअल है। पहले हम प्रीलिम्स के सारे फैक्ट्स को जान लेंगे, उसके बाद हम आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि किसी टॉपिक को समझने से पहले हमको कुछ क्राइटेरिया देखना पड़ता है। वो क्राइटेरिया क्या है? किसी टॉपिक को कैसे पढ़ें, किसी टॉपिक को कैसे पढ़ें। पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ राजनीतिक, ये मेंस का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें देखना होता है राजनीतिक। राजनीतिक का अर्थ ये होता है कि वहाँ की राजनीति और सत्ता किसके हाथों और किन किन के हाथों में है। क्या वहाँ एक राजा सत्ता में है कि 10-15 लोग मिलकर, एक समूह मिलकर उस सत्ता को चला रहे हैं, इसका अर्थ होता है राजनीतिक। दूसरा अर्थ ये है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति किसी भी साम्राज्य के लिए, किसी भी सभ्यता के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो आर्थिक स्थिति होती है। जिस सभ्यता में जैसी आर्थिक स्थिति होगी वैसा समाज वहाँ का होगा, वैसी चीज़ें होंगी। जैसे आपकी अगर आर्थिक स्थिति मजबूत है तो आपके विचार भी और सारी चीज़ें इसे रिलेट करके आप देख सकते हैं। वैसे ही नगर नियोजन होगा, सारी चीज़ें होंगी। तो आर्थिक स्थिति हम देखेंगे। तो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। सामाजिक में हमको क्या देखना है कि यहाँ वर्ण है, जनता कितने भाग में बटी है, श्रमिक वर्ग है, राजा है, सेना है, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। और जो पुरुष समाज कैसा है, महिलाओं की स्थिति क्या है, पूजा पद्धति क्या है, इन सब चीज़ों को देखना होता है। इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, यूपीएससी का फेवरेट जो होता है वो संस्कृति होती है। संस्कृति या सांस्कृतिक या संस्कृति कह सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर जिसको बोलते हैं, आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में हम ये समझते हैं कि वहाँ की शिक्षा, स्थापत्य, क्या शिक्षा, स्थापत्य, मूर्तिकला, चित्रकला इत्यादि, ये हम इसमें मोटा मोटा समझते हैं। तो सांस्कृतिक विकास किसी भी टॉपिक को या किसी भी साम्राज्य को या किसी भी काल को पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ें होती है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। राजनीतिक में हम ये पढ़ते हैं, राजनीति में पढ़ते हैं कि राजा है, मोनार्की है या जनतंत्रात्मक है, कैसा है। आर्थिक स्थिति में हम समझते हैं कि व्यापार कहाँ से हो रहा है, किन चीज़ों में हो रहा है और कहाँ स्थितियाँ कैसी। सामाजिक स्थिति में हम समझते हैं कि पुरुष समाज प्रभावशाली है कि नहीं है, महिलाओं की स्थिति क्या है, पूजा पद्धति क्या है, वर्ण है, भाग है, श्रमिक है, राजा है, सेना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। और आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं कि वहाँ का शिक्षा पद्धति क्या है, स्थापत्य कैसा है, मूर्ति कला क्या है, चित्रकला क्या है, और समाज में कौन कौन सी रीतियों का प्रचलन है, क्या वो लोग फॉलो करते हैं। जैसे यूपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संस्कृति में आज के परिप्रेक्ष्य में विद्यमान जो चीज़ें हैं वो कब से चली आ रही है। क्वेश्चन पूछ भी चुका है। तो जैसे कि पशुपतिनाथ की पूजा वो आज भी चली आ रही है शिव जी के रूप में। और जैसे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति आज भी लोग रखते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो नर्तकी की मूर्तियाँ बनाई जाती है वो उनका मूर्ति कला और मूर्ति पूजा आज भी है। तो वो तभी से चली आ रही है। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो नगर नियोजन था सिंधु सभ्यता का, वो उस समय उतना ही ज़रूरी और विकसित था जितना आज और ज़रूरी और विकसित है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटे, नालियाँ कैसी हों, आंगन कैसा हो, द्वार कहाँ खुलेंगे, गली में खुलेंगे कि मुख्य द्वार पर खुलेंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक को हम पूरी तरह कवर करेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा और हम पूरा इतिहास आपको पढ़ाएंगे, फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर अर्थव्यवस्था पर चलेंगे, फिर भूगोल पर पढ़ेंगे। उसके बाद हम एथिक्स, गवर्नेंस, सोसाइटी सब पढ़ाएंगे। आपकी पूरी यूपीएससी की तैयारी, यूपी पीसीएस, बीपीएससी सब। जैसे बीपीएससी में इतिहास से क्वेश्चन कितना पूछता है आपको पता है, 30 से 35 क्वेश्चन पूछ लेता है। हर वर्ष यही ट्रेंड होता है। तो जिनको इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ना है बीपीएससी के लिए, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। यूपी पीसीएस में भी
ट्रेंड होता है 14 से 15 क्वेश्चन का। और आप जानते हैं कि यूपीएससी में 2 प्रश्न होते हैं प्राचीन काल से, 2 से 3 प्रश्न, और 2 प्रश्न होते हैं मेडाइवल से, और 8 से 9 प्रश्न होते हैं आधुनिक से। तो ये भी लगभग 16-17 प्रश्न हो जाते हैं। तो इन सब लेकर हम चलेंगे अच्छे से, और ये आपको पूरा इसको ध्यान में रखते हुए चलना है। और यूपीएससी में जो एक चीज़ है, जो मेंस का सिलेबस, उसमें सिर्फ लिखा है संस्कृति एवं विरासत, प्राचीन से आधुनिक तक। क्या है? प्राचीन से आधुनिक तक। तो संस्कृति एवं विरासत प्राचीन से आधुनिक तक, ये आपको ये मेंस में सिर्फ इतना ही लिखा है यूपीएससी में। तो इस हिसाब से आपको चलना है। आपको पहले हम प्रीलिम्स पढ़ाएंगे, उसके बाद इसी टॉपिक को मेंस पढ़ाएंगे, फिर इसके प्रश्नोत्तर को समझेंगे, मेंस के प्रश्नोत्तर को समझेंगे। सबसे पहले हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे प्री और मेंस, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम इसके प्रश्न प्रीलिम्स के और मेंस के दोनों समझ लेंगे, उसके लिखने का तरीका समझ लेंगे। हम धीरे धीरे ऐसे करके आगे बढ़ेंगे। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो हमने आपको समझा दिया था कि किसी सभ्यता का जो मतलब होता है या उसका नामकरण होता है वो किस आधार पर रखा जाता है। एक चीज़ आप और समझेंगे कि पहले लगता था, जैसे अंग्रेज़ आज भी कहते हैं, ब्रिटेन के लोग, कि भारत के लोगों को हमने सभ्य बनाया है, वो असभ्य थे, बर्बर थे। हम गए वहाँ पर सभ्य बनाया है। बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि जब वो भारत आया तो यहाँ के लोग बर्बर और काले थे, यहाँ काले लोग थे और बर्बर लोग थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हो गया और वहाँ की नगर नियोजन प्रणाली और व्यापार, उस समय में मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की सभ्यता इन सब से बहुत ही ज़्यादा आगे था। तो ये तो हो गया, वो अपनी ही सभ्यता को मानते थे कि हमने पहली सभ्यता स्थापित की। अंग्रेज़ों का कहना था कि हमने पहली सभ्यता स्थापित की, फिर धीरे धीरे पूरे विश्व में यह सभ्यता फैली, हम ही सभ्यता के जनक हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हो गई, उसके बाद लोगों के दिमाग से ये बात निकल गई, और हमें भारतीय होने पर उतना ही गर्व हुआ जितना और लोगों को, कि हम एक ऐसे सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो बहुत पहले से आ रही है। अगर जो कालखंड आपका माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 2500 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है, 2500 से 1900 ईसा पूर्व। मोटा मोटा आप मानेंगे तो आज से 5000 साल पहले, 2500 उधर, 2000 इधर, 4500, 5000 साल मान सकते हैं कि 5000 साल से पहले हम सिविलाइज थे। और आज हम किन बिंदुओं पर पहुँचे हैं, तो हम सब इन पर देखेंगे। ये आपको एक खाका बताया गया था। तो कैसे हुआ नामकरण? हमने आपको बताया नामकरण में आपने क्या लिखा? नामकरण आप लिखा कि पुरातत्वविदों के अनुसार जिस सभ्यता की खोज जिस स्थल पर होती है, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। उसी क्रम में आप आगे लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। आप लिखेंगे नोट्स में, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। आगे लिखेंगे, सिंधु नदी क्षेत्र होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे, सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज हुई, उस स्थल का नाम हड़प्पा था। इस कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है।
हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नाम हैं। तो आपने नामकरण देख लिया, नामकरण आप देख लिया आपने। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हमने इसका नामकरण देख लिया कि सभ्यता का नामकरण किसने किया था। सबसे पहले खोजा गया 1921 ईस्वी में। और एक फैक्ट इसमें करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं लिखा दे रहा हूँ। पहला फैक्ट, सर्वप्रथम सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। लिखेंगे आप, सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने इस क्षेत्र का दौरा किया था। इसकी जानकारी उन्होंने 1842 ईस्वी में प्रकाशित इस यात्रा की जानकारी उन्होंने 1842 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक में दिया। तो आप मान लीजिए कि 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई, पूरी तरह से प्रमाणिक खोज जो कही जाती है, दयाराम साहनी द्वारा। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपने लिखा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की, और इसके नेतृत्वकर्ता थे जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। आपने यहाँ तक समझ लिया। आप देखिए कि कोई व्यक्ति चार्ल्स मैसन है जो 1826 ईस्वी में इसकी यात्रा करता है और 1842 ईस्वी में इसकी चर्चा करता है। मान लीजिए मोटा मोटा 100 साल बाद अंग्रेजों ने इस पर एक्शन लिया, या दयाराम साहनी और जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो प्रयास किए गए, क्योंकि वो एक तरह से एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते थे कि ये प्रभाव लोगों पर पड़े। उस वक्त बहुत सारे तीव्र आंदोलन हो रहे थे उस समय भारत में, और आर्य समाज काम कर रहा था। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे जो मूल भावना को प्रेरित कर रहे थे, और बाल गंगाधर तिलक, ये लोग जो अपने इतिहास के बारे में जानकारी दे रहे थे कि हमारा एक गौरवशाली इतिहास है। हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने इतिहास को गौरवशाली दिखा रहा था कि हम भारतीय भी गौरव के पात्र हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारी स्थिति ऐसी कर दी थी कि हमारे मन में ये बस गया था कि नहीं, यही सब कुछ है, इन्होंने ही हमको सब कुछ सिखाया, ये सर्वोच्च हैं और हम निम्न हैं, ये हमारे अंदर आ गया था। लेकिन इन प्रयासों के बीच में ये जब 1826 में हो गया, उसके बाद 1921 ईस्वी में जब इसका पता चला तो हमें लगा कि हम तो एक ऐसी सभ्यता के अंश हैं, एक ऐसी सभ्यता का हिस्सा हैं जो बहुत पहले थी, सबसे पहले थी, और अपने दौर की सबसे विकसित सभ्यता थी। ये कुछ कहानियाँ हैं इस बारे में जिनको आप समझते हुए चलेंगे ताकि आपकी एक अच्छी समझ बन सके। क्योंकि कभी कभी अगर हमारे पास शब्द होते हैं तो उन शब्दों को लिखने में हम मेंस में अच्छे हैं। जितना आपका सधा हुआ उत्तर होगा, आपको उतना ही अच्छा नंबर, उतना ही अच्छा मार्क्स मिलेगा। किसी भी, जैसे समीक्षा अधिकारी का, उसमें भी मेंस होता है, निबंध के पेपर होते हैं, कभी निबंध में भी कुछ ऐसे रेफरेंसेस हमको इतिहास के देने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने शब्दों को और अपने अंदर एक ऊर्जा लेकर आइए कि आप एक अच्छे उत्तर को कैसे लिख सकें, कैसे समझा सकें। फिर हम आगे चलेंगे। अब हम आगे चलेंगे निरंतर भौगोलिक विस्तार पर। सबसे पहले हम भौगोलिक विस्तार इसको समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। भौगोलिक विस्तार में सबसे पहले हम देख लेंगे, ये होगी सैंधव सभ्यता। तो हम इसका सबसे उत्तरी बिंदु देखेंगे, सबसे दक्षिणी बिंदु देखेंगे, पूर्वी बिंदु देखेंगे, पश्चिमी बिंदु देखेंगे। ठीक, तो सबसे उत्तर में कौन है? जम्मू का मांडा। जो सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल है वो सबसे उत्तर में है। सैंधव
सभ्यता का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो मांडा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे दक्षिण में कौन है, भारत में है जो महाराष्ट्र का दाइमाबाद, महाराष्ट्र का दाइमाबाद। सबसे पश्चिम में देखेंगे तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान में, ठीक। और पाकिस्तान में कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। इस तरह से हम इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पूर्वी सीमा कौन है, यूपी में आलमगीरपुर। जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की, जिसके अनुसार इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तब उनको इतना भी नहीं पता था कि ये इतना बड़ा क्षेत्र है। फिर धीरे धीरे खोज होने लगी। एक फैक्ट आप लिखेंगे, अब तक इसके 2800 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल हो गए हैं, 2800 स्थल। और इसमें हम लिखेंगे ये कितने क्षेत्र में फैली है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई थी ये सभ्यता। आप लिखते हुए इसको चलेंगे। इतना आपने लिख लिया। अब हम आगे चलेंगे, एक एक देश के बारे में पढ़ेंगे। देश के बारे में इसलिए पढ़ेंगे कि अफ़गानिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, किस नदी के तट पर हैं, भारत में कितने स्थल हैं, कौन से राज्य में हैं, इन सबको हम देखते हुए चलेंगे। भौगोलिक विस्तार में ही आपने हेडिंग डाल दी है, भौगोलिक विस्तार में ही ये आपको लिखना है। सबसे पहले हम लेंगे अफ़गानिस्तान को। सबसे पहले जो हमको देखना है वो क्या है, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में बदख्शां, कौन सा है, बदख्शां। बदख्शां किस लिए प्रसिद्ध था, लाजवर्द मणि। किस लिए प्रसिद्ध था, लाजवर्द मणि के लिए। दूसरा स्थल है जो अफ़गानिस्तान में, मुंडीगाग। तीसरा स्थल है जो शोरतघुई। ये आप 3 स्थल नोट कर लीजिए, ये अफ़गानिस्तान में है। अब हम आएंगे पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र में, सिंधु नदी क्षेत्र, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, अमरी, कोटदीजी। तो पाकिस्तान के सिंधु नदी क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, अमरी, कोटदीजी। पाकिस्तान का जो पंजाब है उसमें कौन सा है, हड़प्पा। जो हड़प्पा वाला स्थल है वो पंजाब के हड़प्पा, पंजाब में है, हड़प्पा में है। कौन से ज़िले में, ये मांटगोमरी ज़िले में है। ये कौन से ज़िले में है, लरकाना ज़िले में है। ये अभी हम आगे लिखवाएंगे, आप तनाव मत लीजिए। आप पहले एक अपना माइंड मैप बना लीजिए धीरे से, और धीरे धीरे हम लोग चलेंगे। अफ़गानिस्तान में हमने देखा बदख्शां, मुंडीगाग, शोरतघुई। पाकिस्तान में सिंधु नदी क्षेत्र में हमने देखा मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, अमरी, कोटदीजी। अब पंजाब में हड़प्पा। एक और है बलूचिस्तान में मेहरगढ़।
बलूचिस्तान में मेहरगढ़। और भैया तटवर्ती क्षेत्र, पाकिस्तान में जो तटवर्ती क्षेत्र हैं जो अरब सागर के तट से लगते हैं उनमें कौन कौन से हैं? सुतका कोह, सुतका कोह और सुतका गेंडोर, जो हमने बताया था इसकी सबसे पश्चिमी सीमा है सुतका गेंडोर। नोट करते हुए चलेंगे। तटवर्ती क्षेत्र पंजाब में हड़प्पा है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है। तटवर्ती क्षेत्र में सुतका कोह और सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर हमने बताया था ये आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है, आप नोट कर लीजिए इसको। अब भारत में कौन से स्थल है इन बारे में हम जानेंगे। भारत में कौन से स्थल हैं? भारत में सबसे पहले हम शुरू करेंगे पंजाब से। पंजाब में रोपड़, पंजाब में कौन सा है? रोपड़ है, तो ये पंजाब में रोपड़ है। फिर उसके बाद पंजाब के बाद हम राजस्थान में आएंगे। राजस्थान में कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा से याद रखिएगा कालीबंगन, कालीबंगन मतलब तो है काली चूड़िया, ये उसके लिए प्रसिद्ध था ये कालीबंगा, तो कालीबंगा है। गुजरात, इसके बाद हम आएंगे गुजरात में। गुजरात में हमको दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा इसको, एक है कच्छ, एक है कठियावाड़। आराम आराम से चलेंगे। पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में दो कैटेगरी में बांटेंगे। कच्छ का जो इलाका है वहाँ पर क्या है? कठियावाड़, वहाँ पर क्या है? कच्छ में जो हम देखेंगे धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, ये आपका कच्छ में है, इसको लिख लीजिए। कठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन। नोट कर लीजिए। गुजरात के बाद हम आएंगे हरियाणा पे। हरियाणा में दो ही स्थल हैं, राखीगढ़ी, बनावली। हरियाणा में दो स्थल देखेंगे, राखीगढ़ी, बनावली। उसके बाद महाराष्ट्र में जो हमने आपको बताया था सबसे दक्षिणी जो है महाराष्ट्र में दाइमाबाद। महाराष्ट्र में कौन है? दाइमाबाद। यूपी में बताया था, यूपी में आलमगीरपुर, ये सबसे पूर्वी बिंदु है। यूपी में कौन है? आलमगीरपुर। फिर वो एक जो क्षेत्र था जम्मू में मांडा, वो तो आप जानते ही, उसको तो पहले ही बता दिया। इसको नोट कर लीजिए। भारत में ये क्षेत्र है, पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात हम दो भागों में बांटते हैं। कच्छ क्षेत्र, कठियावाड़ क्षेत्र। कच्छ में धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, कठियावाड़ में लोथल, रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन। हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली, महाराष्ट्र में दाइमाबाद, यूपी में आलमगीरपुर, जम्मू में मांडा। तो ये हो गया आपका भौगोलिक विस्तार के बारे में। अब इसको हम आगे लेके चलेंगे।
अब हम एक एक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे जो प्रमुख स्थल हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? हड़प्पा। हड़प्पा में लिखेंगे खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कौन है? दयाराम साहनी। हड़प्पा में कौन है? खोजकर्ता दयाराम साहनी। ये कब खोज किया था? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी तट पर है? रावी नदी तट पर। इसको आप ब्रैकेट में हरा लिख सकते हैं। हा से हड़प्पा, रा से रावी। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा स्थल किस नदी तट पर है, तो ये शॉर्टकट है हरा। देखिए, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए कभी ट्रिक्स का उपयोग नहीं किया करिए। ये तो मैंने लिख दिया है, आपको याद हो जाएगा। जब आप उसको क्रम में पढ़ते हैं और एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से। आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। शुरुआत में मैं फैक्ट्स ही आपको बताऊंगा, प्रमुख स्थलों के बारे में जो फैक्ट्स हैं वो आपको बता दूंगा। उसके बाद फिर हम सीधा मेंस पर आएंगे। मेंस में हमने आपको बताया था राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के बारे में हम पढ़ेंगे। सांस्कृतिक में हम पढ़ेंगे कला, स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला और वहाँ का समाज कैसा है, इन सब बारे में हम देखेंगे, जो यूपीएससी का फेवरेट पोर्शन है एनसीएंट में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना कभी एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी स्पेशल बुक की। इन्हीं से आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो। इस अप्रोच पर हम आगे चलेंगे। तो ये हो गया हड़प्पा, खोजकर्ता दयाराम साहनी, और ये 1921 ईस्वी में। ये रावी नदी तट पर है, इसलिए इसको हरा बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? पाकिस्तान के, हमने आपको बताया था, पंजाब प्रांत में। जिला कौन सा है? नोट कर लीजिएगा, मांटगोमरी जिला। आप अपनी नोट्स बनाते चलिएगा। इसी नोट्स को आपको बार बार पढ़ना है। ना आपको किसी बुक की आवश्यकता पड़ेगी, किसी और चीज़ की आवश्यकता आपको नहीं है। एक और फैक्ट इसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको नोट करेंगे। स्टुअर्ट पिगट नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा स्थल को, इस सभ्यता को नहीं सॉरी इस स्थल को, हड़प्पा स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी है। तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। इसको आप लिख लेंगे। और एक फैक्ट लिखेंगे, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इसे एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहते हैं। एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी लिखते हुए चलेंगे। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी। इस बारे में एक और फैक्ट पढ़ेंगे कि इस स्थल के, जो ये हड़प्पा स्थल है, इस स्थल के पश्चिम में, किस दिशा में? पश्चिम दिशा में दुर्ग का निर्माण। किस लिए? रक्षा हेतु। रक्षा हेतु पश्चिम दिशा में दुर्ग का निर्माण हुआ था, रक्षा हेतु। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 415 मीटर और पूर्व से पश्चिम
इसकी चौड़ाई 115 मीटर। उत्तर से दक्षिण 415, ये 195 मीटर होगा, 195 मीटर इसका था। अब देखिए पश्चिम दिशा में दुर्ग का निर्माण हुआ, वो भी रक्षा हेतु। अब देख लीजिए कितनी विकसित ये संस्कृति और समाज है, जो एक तरफ अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी जो व्यवस्था थी वो बहुत ही विकसित व्यवस्था थी। ये सोच भी रहे हैं कि अपने जिस स्थल को, जिस नगर को इन्होंने बसाया है, उस नगर की रक्षा के बारे में भी सोच रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि इतिहासविदों का ऐसा कहना है कि इस रक्षा, जिस दुर्ग का निर्माण हुआ था, ये डाकुओं से रक्षा के लिए, नगर की रक्षा डाकुओं से, इसलिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। ये उत्तर से दक्षिण में 415 मीटर, पूरब से पश्चिम में 195 मीटर है, और इसलिए इस दुर्ग को माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। माउंट एबी की संज्ञा दी गई। ये कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि माउंट एबी कहाँ से रिलेटेड है, तो ये हड़प्पा स्थल से रिलेटेड है माउंट एबी संज्ञा। ये पश्चिम दिशा में दुर्ग का निर्माण हुआ है रक्षा हेतु, जिसे माउंट एबी की संज्ञा दी गई है। अब हम देखेंगे कि इस स्थल से क्या क्या मिला है हमको। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। अब ये किस लिए? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे की सामाजिक स्थिति पढ़ते हैं तो हम ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मात्र सत्तात्मक यहाँ व्यवस्था थी। पितृ सत्तात्मक व्यवस्था नहीं थी, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी कि हम अपने आप को माँ से जोड़ते थे। जैसे आज के समय में हम अपने आप को पिता से जोड़ते हैं, उनके नाम से जोड़ते हैं, वहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, वह मात्र सत्तात्मक समाज था। महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि आप देख सकते हैं कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का मतलब क्या है? इसका ये एक साइन है, एक चिन्ह है कि जो स्त्री है वही हमारे लिए सब कुछ है। कैसे? क्योंकि स्त्री इसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा है, पौधा में जीवन देता है, तरह तरह के अनाज इसी से मिलते हैं, तरह तरह के फल इसी से मिलते हैं, इसी से अर्थव्यवस्था चलती है, इसी से पूरे समाज का निर्माण होता है। तो ये स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये साइन है, ये सूचक है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी और ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था। अब हम आगे चलेंगे धीरे धीरे। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं कि जैसे कि स्त्री गर्भ से निकलता हुआ पौधा, यहाँ अन्नागार मिला है, अन्नागार। अब अन्नागार किस लिए? जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं तो अन्नागार तभी होता है जब अन्न का भंडारण हो। अन्न का भंडारण तभी होता है जब कृषि आवश्यकता से अधिक हो। जब एग्रीकल्चर, जैसे आपके गांव में या कहीं भी अगर आपके पास खेत है और आपके साल की खपत मान लीजिए 1 क्विंटल है, अब उस साल की खपत में 1 क्विंटल आपने अनाज का उत्पादन कर लिया, उसके बाद आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। फिर आप क्या करते हैं कि 1 क्विंटल से ज़्यादा अगर उत्पादन किसी चीज़ का आपके पास होता है तो आप उसको बेचते हैं, जिससे आप पैसे कमाते हैं, कोई चीज़ कमाते हैं। तो अन्नागार का इसका मतलब कि कृषि उन्नत थी। कृषि उन्नत का मतलब खाद्य भंडारण हो रहा था। खाद्य भंडारण का अर्थ है कि ये लोग इस स्थिति, मतलब इनका एग्रीकल्चर विकसित था। तो ये एक सूचक है अन्नागार का बनना। हम ये आपको छोटा छोटा समझा रहे हैं, हम पूरा लिखाएंगे अच्छे से, तनाव मत लीजिएगा। आप ये फैक्ट्स को नोट करते चलिएगा, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से मिला है सीपी का पैमाना। सीपी का पैमाना ये इंपॉर्टेंट है। सीपी का पैमाना हड़प्पा सभ्यता से हमको मिला है। और गेहूं और जौ के दाने भी हमको मिले हैं। गेहूं व जौ के दाने, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, इसको पूरी तरह से नोट कर लीजिए आप।
ये हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता। इसमें दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं आप, शंख का बना बैल, शंख का बना बैल यहीं से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का आज भी हमारे समाज में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये होता है ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला भी है। ये स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से मिला है। शंख का बना बैल, स्वास्तिक चिन्ह। ये हो गया हमारा हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल के जो प्रमुख फैक्ट्स थे वो आपके सामने हैं, आपने नोट कर लिया होगा अपने नोट्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे मोहनजोदड़ो स्थल के बारे में। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है, इसके बारे में हम देखेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। कौन सी नदी के तट पर है ये? सिंधु नदी तट पर। किस तट पर है? सिंधु नदी तट पर। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं मोसी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हम ये इसलिए आपको थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी स्थल के बारे में पूछता है तो पूछ लेता है कि ये स्थल किस नदी तट पर है, तो हम इसको ध्यान में रखे हुए चल रहे हैं कि कौन सा स्थल किस नदी तट पर है। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो के बारे में, इसको मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? इस मोहनजोदड़ो का अर्थ ही सिंध भाषा में मृतकों का टीला होता है, तो इसलिए इसे मृतकों का टीला कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? खोजकर्ता राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई है। कब की गई है? 1922 ईस्वी में। एक स्थल मिल गया था हमको हड़प्पा, उसके बाद इसका क्रम आगे बढ़ने लगा, तो अब धीरे धीरे करके बहुत सारे स्थल ढूंढे जाने लगे। अब जैसा कि हमने आपको बताया, अब तक सिंधु घाटी सभ्यता के 2800 स्थल ढूंढे जा चुके हैं। तो खोजकर्ता इसके राखलदास बनर्जी हैं 1922 ईस्वी में। और एक चीज़ है, यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी? इस स्थल की, मतलब इस नगर की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। इससे पहले पश्चिम के लोगों ने हम पर बहुत दबाव डाला। क्या दबाव डाला? कि डेमोक्रेसी के जनक हम हैं, वी आर द फादर ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन वो नहीं जानते थे कि हमारे पास 5000 साल पहले जो सभ्यता विकसित थी, वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी, एक नगर की मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का और सबसे मुख्य स्थलों में से है, वहाँ की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। इसका मतलब इंडियंस आर द फादर ऑफ द डेमोक्रेसी। आपने लिख लिया, फिर हम आगे चलेंगे। खोजकर्ता हो गए, मृतकों का टीला हो गया, शासन व्यवस्था कैसी थी। अब हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिला है। नर्तकी की मूर्ति, कांसे की। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से। और ये इसे कैसे तैयार किया गया था? द्रव्य मोम विधि द्वारा। द्रव्य मोम विधि क्या है हम आपको समझाएंगे थोड़ा। द्रव्य मोम विधि ये है कि मोम का एक पुतला बनाकर, जैसे आपने मोम से एक मूर्ति तैयार कर दी, उसके बाद आप उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं। बढ़िया से उसके मिट्टी का लेप लगा दिया हमने, उसके बाद उसको बढ़िया से पकाते हैं। जब मिट्टी का लेप लग गया, ऊपर एक लेयर बन गई मिट्टी की, उसके बाद नीचे मोम है, हमने उसको गर्म किया, पकाया, मोम पिघल कर निकल गया, मिट्टी की लेयर वैसी की वैसी रह गई, तो स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया, उसी स्ट्रक्चर के अंदर हमने कांसे को भर दिया, कांसे को पिघलाकर,
और नर्तकी की मूर्ति। और फिर जब आप देखेंगे, आप एनसीईआरटी खोलिएगा, उसमें देखिएगा इस मूर्ति की तस्वीर को आप देखिएगा, ये उसमें जो अलंकरण है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको देखने को मिला कि वो उन लोगों में कैसी व्यवस्था की, वो अगर द्रव्य मोम विधि से निर्माण कर रहे थे मूर्ति का, तो किस तरह कर रहे थे, उसमें कितनी कारीगरी और कितनी सफाई है, आप उसको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी विकसित व्यवस्था थी। आप जानते हैं कि तांबा प्लस टिन मिलके कांसा होता है, ये आपको पता ही है। इस कारण यहाँ पर कांसे का उपयोग अधिक हो रहा था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसके बाद जब हम पढ़ेंगे, जब लौह युग में इंटर करेंगे, तो लोहा को हमने आविष्कार कर लिया था। उसके बाद फिर हमने जो चलेगा क्रम महाजनपद काल का, तभी उदय होगा। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी तट पर मृतकों का टीला कहते हैं सिंध भाषा में। खोजकर्ता इसके राखलदास बनर्जी, 1922 ईस्वी। शासन व्यवस्था इसकी जनतंत्रात्मक थी। नर्तकी की मूर्ति कांसे की वहीं से मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपतिनाथ की मूर्ति यहीं से मिली है। पशुपतिनाथ आज भी भारतीय संस्कृति के अटूट हिस्से हैं, तो पशुपतिनाथ की मूर्ति भी यहीं से मिली है। और नर्तकी की मूर्ति जो होती है, ये भी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि आज के संदर्भ में भारतीय संस्कृति की जो विरासत और संस्कृति चली आ रही है वो कितनी उपयुक्त है हमारे लिए, तो ये सब उसके सिम्पटम्स हैं कि नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की पूजा, मूर्ति पूजा, लिंग पूजा, जादू टोने जैसी चीज़ आज भी हमारे समाज में मौजूद है, जो 5000 साल पहले से चली आ रही हैं। एक सिविलाइजेशन, एक सभ्यता के रूप में हमारे अंदर आज भी निहित है। इंडियन कल्चर का मतलब आप समझ लीजिए कि इंडियन कल्चर का मतलब बहुत ऊपर उठकर होता है। भारतीय संस्कृति का मतलब किसी धर्म से नहीं है, ना हिंदू धर्म से, ना किसी धर्म से। भारतीय संस्कृति का मतलब है जब हम जिस समाज में रहते हैं, जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, उसका हम पर प्रभाव होता है, उस समाज का, उस सभ्यता का हम पर प्रभाव होता है। तो वहाँ की जो संस्कृति होती है वो हमें प्रभावित करती है। वहाँ का पहनावा अलग होता है, बोल बात अलग होती है, रहने का तरीका अलग होता है, विवाह के तरीके अलग होते हैं, तो उसे संस्कृति कहते हैं। वही संस्कृति मिलके ही समाज का निर्माण होता है। संस्कृति और समाज में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो इस तरह से होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी जल्दी ही कहा था कि हिंदुत्व मतलब हिंदुज़म इज़ नॉट अ रिलीजन, हिंदुज़म इज़ द कल्चर ऑफ इंडिया। उनके कहने का अर्थ ये था सुप्रीम कोर्ट का कि हिंदुज़म क्या है, हिंदुज़म की हिंदुत्व ये कोई नहीं है कि ये किसी धर्म से जोड़ा जाए। हिंदू का मतलब होता है, या हिंदुज़म का मतलब होता है कि एक संस्कृति से, इस संस्कृति में सब आते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भारत में रह रहे हैं, इस भौगोलिक क्षेत्र और सभ्यता से परिचित, तो इन पर भी इनका प्रभाव है। तो हिंदुज़म, जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अरब क्षेत्र में रहने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, अरबी, ठीक है। इराक, ईरान, जो फारस का क्षेत्र था, वहाँ के हम लोगों को क्या कहते हैं, फारसी। ये बात भी ठीक है। अमेरिका में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, अमेरिकी। अरब में तो बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, बहरीन, कतर और लेबनान, जॉर्डन, सीरिया। लेकिन जो संस्कृति है उनकी, वहाँ की अरब की संस्कृति है, वो कल्चर अरब कल्चर के नाम से फेमस है। फारस का कल्चर फारस के नाम से फेमस है। अमेरिका का कल्चर अमेरिका के नाम से फेमस है। उस तरह हिंदुस्तान का कल्चर हिंदुज़म के नाम से फेमस है। हिंदुज़म एक कल्चर है। जैसे अरब का रहने वाला अरबी है, फारस का रहने वाला फारसी है, तो हिंदुस्तान का हर एक व्यक्ति हिंदू है। हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, हिंदुज़म इज़ अ कल्चर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ये बहुत बड़ी बात है, आपको इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही चीज़ सही है। आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो आपने अपने जीवन में या फिर जिस समाज में रहे उसका प्रभाव आप पर होगा। तो जब भी आप यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी की और यूपीपीसीएस की करते हैं, तो आपके अंदर जितने भी पूर्वाग्रह हैं, पूर्वाग्रह का मतलब
कि जो सोच, जो धारणाएं हमारे अंदर बस गई हैं, जिनसे हम नहीं निकल पाते हैं, तो आप जब इन चीज़ों की तैयारी करते हैं तो उनसे आपको बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर निकलकर आप न्यूट्रल होकर सोचें, निष्पक्ष होकर सोचें। और इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी जब हम इंटर करेंगे मध्यकालीन इतिहास में, क्योंकि वहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कुछ लोगों में, और सारे पूर्वाग्रह आपको निकालने पड़ेंगे। चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा है वो है, जो हमारी सभ्यता का हिस्सा है वो है, और जो इतिहास में हुआ है वो है। किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से आपको ग्रसित नहीं रहना है। और आपको किसी भी एग्ज़ाम में मेंस लिखते वक्त इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप न्यूट्रल हैं, आप पक्षपात नहीं करते, आप ना तो इनके साथ हैं ना इनके विरोध में हैं। इन्होंने जो किया उसका आप आकलन कर रहे हैं। इतिहास का मतलब यही होता है कि मानव सभ्यता के क्रमिक विकास में जिन लोगों का योगदान था उनका निष्पक्ष आकलन ही इतिहास कहलाता है। इतिहास के 2-3 स्रोत हैं। एक स्रोत होता है पुरातात्विक स्रोत, एक होता है साहित्यिक स्रोत। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये पुरातात्विक स्रोत है, क्योंकि यहाँ से लिपि तो मिली है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। जब हम वैदिक काल में इंटर करेंगे तो कोई पुरातात्विक स्रोत नहीं है हमारे पास, सिर्फ साहित्यिक स्रोत है। तो इतिहास का लेखन इसी कारण होता है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत इन्हीं 2 वर्गों में होता है। कहीं पर दोनों उपस्थित होते हैं, कहीं पर एक होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों है, लेकिन लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। जिस दिन वो पढ़ ली जाएगी उस दिन नई नई चीज़ें हमारे पास आ जाएंगी। तो हमने मोहनजोदड़ो देखा था, उसमें एक और लिख लेंगे। मोहनजोदड़ो हम पढ़ रहे थे, उसमें हम लिख लेंगे क्योंकि वहाँ का एक और विशेषता थी वृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो में ही हम लिखेंगे वृहद स्नानागार। अब ये वृहद स्नानागार किस लिए? अब इसका इम्पोर्टेंट किस में होता है? इसका इम्पोर्टेंट होता है सांस्कृतिक में। कैसे? इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो वृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो स्थल पे पाया गया है, ये सांस्कृतिक महत्व रखता है। सांस्कृतिक महत्व इसलिए कि जब कोई त्यौहार होता रहा होगा, जब कोई बात होती रही होगी, तो बहुत सारे लोग मिलकर इसमें स्नान करते होंगे। जैसे कुंभ का आयोजन होता है, यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं, एक साथ स्नान करते हैं। वैसे वहाँ भी जो वृहद स्नानागार बनाया होगा, विशेष अवसरों पर सांस्कृतिक महत्व हेतु वृहद स्नानागार का उपयोग होता रहा होगा। ये आप नोट कर लेंगे। वृहद स्नानागार महत्व इसका है सांस्कृतिक महत्व, हमने आपको बताया था। और स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पैदा होता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा हमको क्या दिखा रहा था? वो ये दिखा रहा था कि स्त्री का जो आर्थिक और सामाजिक महत्व में दिखा रहा था कि स्त्री की स्थिति उस समाज में बहुत अच्छी थी। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। यहाँ से भी आपको वृहद स्नानागार यहाँ हो गया। पशुपतिनाथ की मूर्ति हमने आपको बता दी, कांसे की नर्तकी हमने आपको बता दी। उसके बाद यहाँ से जो एक और फैक्ट है, सबसे बड़ी ईंट का साँच, सबसे बड़ी ईंट का साँच, सबसे बड़ी ईंट का साँच। बड़ी ईंटें होंगी तभी तो बड़ा स्नानागार बनेगा, कि छोटी छोटी ईंटें बनाएंगे तो एरिया थोड़ा थोड़ा कवर होगा, बड़ी मेहनत लगेगी, तो एक साथ बड़ी ईंट बना के ज़्यादा एरिया कवर कर लेंगे, तो उसका ऐसा महत्व रहेगा। या भवन बड़े रहे होंगे तो उन भवनों में, जो बड़े भवन रहे होंगे उन भवनों में इनका उपयोग किया जाएगा। कि बड़ी ईंट इसीलिए बनाई जाती है ताकि काम थोड़ा जल्दी हो सके, एरिया हमारा जल्दी कवर हो सके। एक और है सूती कपड़ा। सूती कपड़ा भी यहाँ से मिला है मोहनजोदड़ो से। अब सूती कपड़ा, इससे आप फैक्ट जोड़ लिएगा कि मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे, कपास से परिचित थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता कपास से परिचित थे या नहीं, तो सूती कपड़े मिलने का साक्ष्य है कि कपास से परिचित थे।
ये हमारे हो गए फैक्ट मोहनजोदड़ो के बारे में, इतना बहुत है। अब हम आगे चलेंगे। अगला स्थल हमारा कौन सा है? चन्हूदड़ो। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? चांस। च से चन्हूदड़ो, स से सिंधु नदी। इस तरह हम इसको याद करेंगे। ये आप लिख लेंगे इसको। इसका स्थल कहाँ पर है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि चन्हूदड़ो ये सिंधु नदी के तट पर है, चांस, और ये दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत। ये कहाँ है? पाकिस्तान में। धीरे धीरे चलेंगे हम। पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में। फिर अगला जो हमें लिखना है, खोजकर्ता। खोजकर्ता कौन है इसके? एन गोपालन मजूमदार। कब किया था? 1934 ईस्वी में। फिर 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने इसका उत्खनन करवाया। अर्नेस्ट मैके द्वारा उत्खनन। देखिए, इतिहास में ज़्यादातर समझने की कोई चीज़ है नहीं। समझने की यही है कि हम उसकी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थिति समझ जाएंगे तो हम अनुमान लगा सकेंगे। बाकी प्रीलिम्स के लिए तो आपको फैक्ट्स ही पढ़ने हैं, और आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको आता जाएगा। और ये एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार ईंटें, इस बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें पाई गई हैं। और एक विशेषता है इसकी, वो क्या है? झूकर झांकर संस्कृति का ये उदाहरण है। ये स्थल किस संस्कृति का उदाहरण है? झूकर झांकर संस्कृति। इसका अर्थ क्या है? पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति। पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति। इसका अर्थ है कि चन्हूदड़ो में झूकर झांकर संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये अब पूछा जा चुका है, ये भी झूकर झांकर संस्कृति के बारे में। ये पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति है। जैसे किसी सभ्यता के अपने विकसित अवस्था में पहुंचने से पहले, उससे पहले भी एक चरण आता होगा, जैसे हड़प्पा कालीन समय, हड़प्पा काल सभ्यता का, संस्कृति का उदय से पहले पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति का मतलब होता है इस संस्कृति को पूर्णतः विकसित होने से पहले का चरण। और फिर हड़प्पा कालीन संस्कृति पूरी तरह विकसित होने के बाद उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति की उसके बाद का चरण। इसीलिए इसको कहते हैं पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति, फिर हड़प्पा कालीन संस्कृति, फिर उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति। अब इन सब के बारे में बहुत डेप्थ में पढ़ते जब आपका ऑप्शनल होता। अभी आप इतना समझ लीजिए, झूकर झांकर संस्कृति का उदाहरण है चन्हूदड़ो। इसका अर्थ होता है पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष चन्हूदड़ो से पाए गए हैं। यह एक औद्योगिक केंद्र था। क्या था? औद्योगिक केंद्र। किस लिए? मणिकारी। औद्योगिक केंद्र इसलिए, मणिकारी, मोहर बनाना, बटखरे, भार माप के बटखरे, ये सब यहीं बनते थे, इसलिए इसे
औद्योगिक केंद्र माना गया है। अर्ध औद्योगिक केंद्र जो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा स्थल को कहा था, लेकिन ये पूरी तरह से औद्योगिक केंद्र है। यहाँ मणिकारी होती थी, मुहर बनता था, भार माप के बटखरे बनते थे। फिर हम यहाँ एक फैक्ट लिखेंगे, अर्नेस्ट मैके मन का बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज किसने की? चन्हू स्थल पे अर्नेस्ट मैके ने मन का बनाने का कारखाना और तथा भट्टी की खोज की। चन्हू एक औद्योगिक केंद्र था। औद्योगिक केंद्र इसलिए कि मणिकारी, मुहर बनाना, भार माप के बटखरे बनाना। फिर अर्नेस्ट मैके ने मन का बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज चन्हू से कर दी, इसलिए इसे औद्योगिक केंद्र कहा गया। झूकर झाकर संस्कृति के बारे में हमने आपको बताया ही। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ वक्राकार ईंटें हैं। फिर 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके द्वारा उत्खनन इसका हुआ है, लेकिन खोजकर्ता इसके एन गोपालन मजूमदार हैं, 1934 ईस्वी। और आप लिखेंगे यहाँ पर कंघा लिपस्टिक। अब देख लीजिए कि इतनी विकसित सभ्यता थी, 5000 साल पहले भी ये लोग इस बात से परिचित थे श्रृंगार से, कि श्रृंगार कैसे होता है। तो यहाँ कंघा और लिपस्टिक पाया गया है। तो लिपस्टिक कब से आ रही है आपको पता ही चल गया, सिंधु घाटी सभ्यता से, वो आज तक चली आ रही है। अब तो बहुत सारे ब्रांड आने लगे हैं बड़े बड़े, उस वक्त पता नहीं क्या ब्रांड चलता रहा होगा, और लिपि पढ़ी जाए तो समझ में आएगा कौन सा ब्रांड था। तो हो सके उस ब्रांड के भी लोग आने लगे। तो कंघा और लिपस्टिक यहाँ से पाया गया है। कंघा बड़ा वाला था, बड़ा तो बाल बड़े बड़े रहे होंगे उनके, नाई वाई उपस्थित रहा। कंघा का मतलब इसका बहुत सारी चीज़ों में उपयोग होता होगा। जैसे अब कोई अपने आप को श्रृंगार कर रहा है तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें उपस्थित रही होंगी। तो इससे ये पता चलता है कि ये सांस्कृतिक रूप से बहुत विकसित थे। सांस्कृतिक रूप से विकसित होने का अर्थ ये होता है हमारा पहनावा कैसा हो, आदर्श है, हमारी बनावट कैसी है, हम अपने जैसे कि हेयर्स हैं और अपने रूप के प्रति जागरूक हैं कि नहीं। तो इन सब बातों का हम देखेंगे कि ये सांस्कृतिक रूप से विकसित थे। फोर व्हीलर किस लिए फेमस था? ये चन्हू दड़ो, यहाँ से क्या मिला है? फोर व्हीलर मिली है। लिखिए, फोर व्हीलर मत लिखिएगा, चार पहिया वाली गाड़ी यहीं से मिली है। अब इसका अर्थ क्या है? चार पहिया वाली गाड़ी मिलने का अर्थ क्या है? इसका मतलब कि जो व्यापार को सुगम बनाने हेतु चार पहिया वाली गाड़ी का निर्माण किया हो गया, क्योंकि खाद्य भंडारण हो रहा है, बड़े रूप में एग्रीकल्चर का उत्पादन हो रहा है, और यहाँ पर औद्योगिक केंद्र है, मणिकारी, मुहर बनाना, भार माप के बटखरे, फिर कारखाना भी है। तो यहाँ से जो कारखाने में जो कुछ बनता होगा उसे दूर तो लेके जाया जाता होगा, क्योंकि चन्हू दड़ो से आप मोहनजोदड़ो की दूरी देखेंगे तो 130 किलोमीटर की दूरी है। 130 किलोमीटर की दूरी उस ज़माने में बहुत हुआ करती थी। तब अब ये सब बना के भेजना भी है, हड़प्पा तक भेजना है, हड़प्पा स्थल तक, मोहनजोदड़ो तक। तो इसी 130 किलोमीटर की सफ़र तय करने के लिए चार पहिया वाली गाड़ी का उपयोग किया गया होगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप कर लेंगे। आगे चलेंगे हम। ये हो गया आपका, आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए ठीक से, आगे चलेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा फैक्चुअल हो रहा है तो आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए है, ताकि आप बीपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में अपना फैक्ट्स क्लियर कर सकें। इसके बाद हम आपको पूरी तरह से मेंस के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक इन बिंदुओं पर और सांस्कृतिक बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। हम आर्ट एंड कल्चर साथ लेकर चलेंगे। डस्टर से देखिए बड़ा समय लग रहा था मिटाने में, इसलिए मैंने कपड़ा का उपयोग कर लिया। तनाव मत लीजिएगा।
नेक्स्ट स्थल है लोथल। अब लोथल है किस नदी तट पर है? भोगवा नदी तट पर है। हमने आपको बताया था लोथल के बारे में। ये कहाँ है? गुजरात में। अब हम इसको लिख लेंगे लोभ। लो से लोथल, अब ह से भोगवा, हो गया लोभ। ठीक, ये कहाँ है? गुजरात में। बताया था हमने। गुजरात में कहाँ? किस जिले में? अहमदाबाद में। बताया था हमने आपको। ये आप देख लें। अच्छा, हमने आपको बताया था लोथल कहाँ पर है, किस क्षेत्र में? गुजरात के अहमदाबाद में है। कच्छ में है कि कठियावाड़ में है? तो ये कठियावाड़ का क्षेत्र है। ये आपने लिख लिया इसको। हम इसको देखेंगे अब आगे। खोजकर्ता देख लेंगे। सबके खोजकर्ता जो प्रमुख स्थल, उसको खोजकर्ता भी आप देख लेंगे, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। समीक्षा अधिकारी में पूछ लेता है, बीपीएससी में भी पूछ लेता है। कब की थी? 1955 ईस्वी में। तो खोजकर्ता कौन है? एस.आर. राव। 1955 ईस्वी में इन्होंने खोज की लोथल की। और लोथल के बारे में सबसे बड़ा जो फैक्ट है, ये एक प्रमुख बंदरगाह था। प्रमुख बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग केवल आपस में ही व्यापार नहीं करते थे, बहुत दूर तक करते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन सब से भी व्यापार हमारा होता था। उसके साक्ष्य भी आगे मिलेंगे, हम आपको लिखवाएंगे। तो ये एक प्रमुख बंदरगाह था। अच्छा, इस बारे में एक विशेषता है लोथल की। लोथल को दो भागों में नहीं बांटा गया था। दो भागों में नहीं बांटा गया था, इसकी विशेषता है। इस पूरे नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत। अब इस फैक्ट को हम आपको समझाते हैं, इसका क्या मतलब है। जैसे हम हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो स्थल, इन सब के बारे में जब चर्चा करते हैं, तो उनमें अक्सर नगर दो भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं। दो भागों का अर्थ ये होता है कि एक भाग ऐसा है जहाँ बड़े बड़े घर हैं, एक भाग ऐसा है जहाँ छोटे छोटे घर हैं। तो ऐसा मानना है कि एक जो बड़े बड़े घर है उसमें शाही वर्ग रहा होगा, और जो छोटे घर है उसमें श्रमिक रहे होंगे। जो शाही वर्ग है उसमें श्रमिक रहे होंगे। तो इसी तरह से हर स्थल पे सामान्यतः वो दो भागों में बटे हुए थे। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल था जो दो भागों में नहीं बांटा गया था। और ये पूरा नगर, जैसे कि मान लीजिए ये स्थल है लोथल का, इस पूरे स्थल को एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। यहाँ मान लीजिए छोटे छोटे मकान हैं सब, तो एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। इसका एक और कारण हो सकता है कि ये एक प्रमुख बंदरगाह है, और प्रमुख बंदरगाह है तो यहाँ सिर्फ व्यापारी वर्ग ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ रहने वाले वही व्यापारी रहे होंगे जो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चन्हूदड़ो से और स्थलों से सामान लेकर आते थे खरीद कर, और यही इनकी बसावट थी। और ये यहाँ से बंदरगाह से अपने जहाज़ों के द्वारा भेजते थे, अपनी नाव के द्वारा भेजते थे। तो ये कह कि व्यापारी वर्ग, ये कारण इसका हो सकता है व्यापारी वर्ग, क्योंकि जहाँ व्यापारी वर्ग होता है वहाँ शाही और श्रमिक की कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि वो तो बिजनेस के लिए होते हैं। ये आपने लिख लिया। अब यहाँ देखिए, बाजरे का साक्ष्य यहीं से मिला है। बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर मिली है। यही वो फारस है जो हम बता रहे हैं, इराक ईरान वाला क्षेत्र। फारस की मोहर, मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसका मतलब
यही चीज़ वेरीफाई करती है कि हमारा व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता से होता था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लोथल से जो एक बंदरगाह है वहाँ से फारस की मोहर मिली है, इसको आप नोट कर लेंगे। और यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। 3 युगल समाधियाँ, 3 युगल समाधियाँ यहीं से मिली है। नोट करते जाइएगा आप पॉइंट करके, मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप पॉइंट कर लीजिएगा। 3 युगल समाधियाँ यहीं से मिली है। और देखिए छोटा दिशा मापक यंत्र, छोटा दिशा मापक यंत्र किस लिए? अब ये दिशा मापक यंत्र किस लिए रहा होगा? अब भाई लोथल से, गुजरात से निकलना है हमको, फारस जाना है, इराक ईरान जाना है, समुद्र रास्ते से जाना है। और पहले समुद्री यात्रा दिशा के हिसाब से होती थी, आज भी वही हो रहा है। तो इस मापक यंत्र का प्रयोग उसी लिए होता रहा होगा, व्यापार के लिए। तो सीधा सा आपको सीधी समझ बनानी है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको जब ऐसा क्वेश्चन पूछे कि छोटा दिशा मापक यंत्र, तो आपके माइंड में ये घूमना चाहिए कि ऐसे का प्रयोग कहाँ हो सकता है? तटवर्ती क्षेत्र जहाँ बंदरगाह रहा होगा, तो ये लोथल क्लिक करेगा आपके माइंड में। फारस की मोहर के बारे में पूछेगा तो ये बंदरगाह पे ही मिलेगा, क्योंकि जहाँ व्यापार का आदान प्रदान हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा। तो लोथल को आप इस रूप में देख लेंगे। यहाँ एक और चीज़ मिलती है, मन का उद्योग साक्ष्य। मन का उद्योग साक्ष्य, मन का उद्योग के भी ये साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ मनका की इंडस्ट्री के भी साक्ष्य मिले हैं कि मनका की इंडस्ट्री यहाँ पे थी। तो मनका यहाँ से बहुत दूर दूर तक लेके जाया जाता रहा होगा, तो मनका यहाँ से मिला है। लास्ट फैक्ट है इस बारे में लोथल से, तांबे का कुत्ता। तांबे का कुत्ता ये गिफ्ट उफ्ट बनाने के लिए किसी को दिए होंगे, किसी व्यापारी को गिफ्ट सिर्फ मिला होगा तांबे का कुत्ता। तो वो तांबे का कुत्ता यहीं से मिला है लोथल से। ये आप इसको नोट कर लीजिए पूरी तरह से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम राखी गढ़ी पर। ये किसी नदी के तट पर नहीं है, तो इस बारे में हम नहीं लिखेंगे। राखी गढ़ी अब नोट कर लेंगे, अब हम लिखेंगे राखी गढ़ी के बारे में। ये कहाँ है? हरियाणा में। हमने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा में है। हरियाणा में हमने 2 क्षेत्र आपको बताए थे, राखी गढ़ी और बनावली। तो हरियाणा में कहाँ? ये हिसार ज़िले में है। हरियाणा के हिसार ज़िले में। हरियाणा में कहाँ है? हिसार ज़िले में। इस बारे में ये है कि 2012 में इसे ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया गया है। ग्लोबल हेरिटेज, इसको आप नोट कर लेंगे। मतलब 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया में 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची जारी की। 10 ऐसे विरासत स्थलों की
सूची जारी की राखीगढ़ी, हरियाणा, हिसार। 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने एशिया में 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची जारी की जिसके नष्ट होने का खतरा है। ये राखीगढ़ी उसी के लिए है और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है इस बारे में। राखीगढ़ी तो ये राखीगढ़ी के बारे में हम लिखेंगे। उसके बाद हम एक लास्ट करेंगे कालीबंगा। उसके बाद भी स्थल हैं लेकिन हम उसको कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको भी तनाव आ जाएगा, तो कल हम इस बारे में और चर्चा कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं कालीबंगा पर। ये हम लास्ट करेंगे इसका, आज का ये लास्ट रहेगा, क्योंकि किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए आपको वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, वो 2 से 3 वीडियो में ठीक से कवर होगा, तभी आपको ठीक से समझ आएगा, आप उसकी समझ विकसित होगी, ताकि उससे रिलेटेड कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे मिस ना हो। आप इस तरह से चलेंगे, आपको किसी भी तरह के नोट्स एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं है। तो कालीबंगा का ये कहाँ हमने आपको बताया था, राजस्थान में। राजस्थान के गंगानगर ज़िले में है ये, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में। कहाँ है ये, राजस्थान का गंगानगर। इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा। बंगन मतलब वैसे भी चूड़ियाँ होता है, काले रंग की चूड़ियाँ, तो ये काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोजकर्ता किसने की थी, अमलानंद घोष ने। खोजकर्ता कौन है इसके, अमलानंद घोष। कब किए थे इन्होंने, 1951 ईस्वी में। नोट कर लेंगे इसको। एक और फैक्ट इस बारे में समझेंगे। यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य। वैसे तो कृषि, जब अन्नागार मिल गया, 4 पहिया वाली गाड़ी मिल गई, व्यापार, तो अन्नागार मिलने का मतलब ये है कि कृषि बहुत उन्नत थी। ये जुते हुए खेत के साक्ष्य मिल गए तो एक और परिमाण हो गया कि हाँ ठीक है, वहाँ के लोग ठीक ठाक खेती करते थे। फिर यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों से हुआ है। भवन निर्माण यहाँ इस स्थल पे हुआ है वो कच्ची ईंटों से हुआ। भवन निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा, भवन निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा। अलंकृत ईंटें भी मिली हैं, अलंकृत ईंटें मतलब उसको सजाया बनाया गया है, उस पर नक्काशी की गई है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे अंत्योष्टि संस्कार की 3 विधियाँ मिलती हैं। जो हमारे अंत्योष्टि संस्कार की विधियाँ हैं उनमें 3 विधि होती हैं। यहाँ तीनों विधियों का प्रमाण मिलता है, तीनों विधियों का प्रमाण। आप इसको नोट कर लेंगे। वैसे कालीबंगा है तो काले रंग की चूड़ियाँ, तो चूड़ियाँ जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि चूड़ियाँ कहाँ से मिली है तो आप कालीबंगा राजस्थान से आप बता दीजिएगा, उसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। ये आप लिख लीजिएगा, अंत्योष्टि संस्कार की 3 विधियों का प्रमाण यहीं से मिलता है। फिर एक और साक्ष्य है, माणिक्य
इसका मतलब आप समझ गए ना, अंत्योष्टि संस्कार जो कि 3 विधियां हैं, तीनों विधियों का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। और एक चीज़ मैंने और आपको बताई कि कालीबंगा चूड़ियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछेगा किसी भी एग्जाम में, तो आप सीधा कालीबंगा क्लिक करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही काले रंग की चूड़ियाँ होती है। यहाँ मिट्टी की चूड़ियाँ बनाई जाती थी, तो उसको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। माणिक एवं मनके, ये भी यहाँ के, और ये मनके कैसे होते थे, मिट्टी के, यहाँ से मिले हैं मिट्टी के। माणिक एवं मनके जो मिट्टी के थे यहाँ से मिले हैं, इसके बारे में आप लिख लेंगे। और एक लास्ट फैक्ट हम लिखेंगे, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार मोहरे यहीं से मिली है। और ये किस नदी तट पर है, ये घग्गर नदी तट पर है। कहाँ पर है, घग्गर नदी तट, तो इसका शॉर्ट फॉर्म कर लेंगे कंघा। तो क से कालीबंगा, घ से घग्गर नदी पर तट पर है। तो कालीबंगा के बारे में यही फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे की वीडियो में अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, जिनमें 3-4 स्थल और बचे हैं, जिनके बारे में हमने प्रीलिम्स फैक्ट पढ़ लेंगे। उसके बाद हम मेंस के बारे में पढ़ेंगे, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। तो ये रहा आज का वीडियो, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप इनको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। हम यूपीएससी की पूरी तैयारी आपको बहुत अच्छे से यहीं पर कराएंगे, और आपके सहयोग की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। आइसोलॉजी की तरफ से आपको जय हिंद, जय भारत।